Batch 21, your host for today's session of the webinar series initiated by IISE DUE chapter with collaboration of all student societies. The theme of today's webinar is Impact of Societal Activities, which is organized by IKE DUE chapter in this webinar series. We are privileged to have an esteemed expert in this field with us today, Mr. Abdul Moiz Khan. Get ready to be inspired by him. So as we all know कि जितनी भी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज होती हैं जहाँ पर स्टूडेंट्स की एक्टिविटीज इन्वॉल्वमेंट होती है, जहाँ पर रेगुलर बेसिस के ऊपर इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए जाते हों, जहाँ फैकल्टी और एडमिनिस्ट्रेशन स्टूडेंट्स जहाँ मिलकर काम करते हैं, तो वहाँ पर एक स्टूडेंट चैप्टर के नाम से एक चीज एग्जिस्ट करती है। तो उसी के बारे में आज हम कुछ डिटेल से बात करेंगे। तो इसमें मैं कुछ जनरल बातें भी करूंगा और दाऊद यूनिवर्सिटी के जो चैप्टर्स हैं उनके बारे में भी हम कुछ बात करेंगे। तो आज के टॉपिक के अंदर हम ये चीज डिस्कवर करेंगे कि आखिर ये जो स्टूडेंट चैप्टर्स हैं इनकी बुनियाद कहाँ से रखी गई थी, इनकी हिस्ट्री क्या है, फिर आज के मॉडर्न डे वर्ल्ड के अंदर कितनी टाइप्स के स्टूडेंट चैप्टर्स एग्जिस्ट करते हैं, एज वेल एज जो ग्लोबल डेवलपमेंट्स हुई हैं, मतलब जो यूनिवर्सिटीज के अंदर डेवलपमेंट्स हुई हैं स्टूडेंट्स की तरफ से, उनको थोड़ा हम देखेंगे। फिर बेनिफिट्स के बारे में हम बात करेंगे और लास्ट जो हमारा टॉपिक है वो है वैल्यूएबल गेन्स। बेनिफिट्स तो हमारे पास हैं और हम सब उनको जानते हैं कि बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, लेकिन कुछ वैल्यूएबल की फैक्टर्स भी इसके अंदर इन्वॉल्व है जिनके ऊपर बात करना बहुत जरूरी है। तो इन चीजों के ऊपर हम आज बात करेंगे। अच्छा, हम प्रॉपर इस वेबिनार को आगाज करें, हम इसके बेनिफिट्स के ऊपर बात करें। मैं चाहता हूं कि हम इन 3 चीजों के ऊपर पहले इसको समझें, क्योंकि बहुत से लोग स्टूडेंट यूनियन में, एनजीओ के अंदर और स्टूडेंट चैप्टर को डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। इसमें कंफ्यूजन टाइप होती है कि आखिर इनमें इनका डिफरेंस है क्या। तो इफ यू टॉक अबाउट स्टूडेंट यूनियन, तो स्टूडेंट यूनियन को समझने के लिए आप ये देखिए कि ये एक ऑफिशियली इलेक्टेड बॉडी होती है, मतलब एक ऐसी स्टूडेंट की बॉडी जिसके हर साल इलेक्शंस होते हैं और इनका मेन फोकस होता है स्टूडेंट के प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना और उनके सॉल्यूशंस निकालना, चाहे वो अकोमोडेशन से रिलेटेड हों, चाहे वो हॉस्टल्स वाले हों, चाहे वो एकेडमिक्स वाले हों, चाहे वो फाइनेंशियल हों। इवेंट्स ऑर्गेनाइज करवाना भी इनका पार्ट होता है, लेकिन जो मेन फोकस स्टूडेंट यूनियन का होता है वो होता है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना और स्टूडेंट्स के लिए आसानियां पैदा करना, भले वो एडमिशन की पॉलिसीज हों या कैंपस पॉलिसीज हों या एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोलैबोरेशन हो। ये तमाम चीजें स्टूडेंट यूनियन जो है वो हैंड ओवर कर रही होती है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम बात करें एनजीओ की। तो एनजीओ जो है ये एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है। इसका मकसद ये होता है कि हमारे माशरे के अंदर जो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं, जो सोशल इश्यूज हैं, उनके ऊपर बात की जाए, या जो ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज हैं उनके ऊपर बात की जाए और उनके प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस निकाले जाएं। इसमें इंडिविजुअल भी पार्ट ले सकता है, इसमें स्टूडेंट भी ले सकता है, इसमें कोई अडल्ट भी ले सकता है। ये सिर्फ एक खास यूनिवर्सिटी की हद तक महदूद ये चीज नहीं रहती, तो इसको हम एनजीओ कहते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट यूनियन और स्टूडेंट चैप्टर्स ये दोनों यूनिवर्सिटी के साथ एसोसिएटेड होते हैं। ठीक है। तो ये हमारे पास एनजीओ का कॉन्सेप्ट आ गया। एनजीओ की अगर हम मिसाल लें तो रिलीफ कैंप्स होते हैं, या खुदा ना खास्ता कहीं कोई फ्लड आ जाए तो उसके जो रेफ्यूजीज होते हैं उनको शेल्टर प्रोवाइड करना, ये काम एनजीओ के होते हैं। या फ्री मेडिकल कैंप्स लगाना, ये काम एनजीओ के होते हैं। मतलब यूनिवर्सिटी की हद तक महदूद नहीं रहती है। उसके बाद तीसरा कॉन्सेप्ट हमारे पास जो आता है वो स्टूडेंट चैप्टर का आता है। इसको समझना बहुत जरूरी है। स्टूडेंट चैप्टर जो है ये एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसको स्टूडेंट रन करते हैं। इसका मतलब ये है कि अ सोसाइटी दैट कैन रन अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स which targets a specific areas of interest। मतलब ये कि यूनिवर्सिटी के अंदर जो स्पेसिफिक एरियाज होते हैं, मतलब एकेडमिक्स हो गया, कल्चर डाइवर्सिटी हो गई, या फन इंगेजिंग एक्टिविटीज हो गई, या आर्ट्स एंड थिएटर्स हो गए, ये सब अलग अलग डोमेन्स हैं। इन अलग अलग डोमेन्स को स्टूडेंट चैप्टर टारगेट कर रहा होता है। तो ये मकसद होता है स्टूडेंट चैप्टर का। होप दिस इज क्लियर। स्टूडेंट चैप्टर का मकसद एक ये भी होता है कि स्टूडेंट के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना जहां पर वो अपनी स्किल को शोकेस कर सके। इसका मतलब ये है कि जब
एक स्टूडेंट एनरोल होता है, जब उसकी ओरिएंटेशन होती है, तो उसके सामने प्रेजेंटेशन दी जाती है मुख्तलिफ स्टूडेंट चैप्टर्स की। उस हिसाब से देखते हुए स्टूडेंट का जिस स्टूडेंट चैप्टर में इंटरेस्ट होगा वो उसको आगे परस्यू करेगा। तो ये स्पेसिफिक फील्ड्स के ऊपर काम करते हैं। इसमें इवेंट्स ऑर्गेनाइज करवाने भी होते हैं। अच्छा, एक चीज क्लियर कर लें, स्टूडेंट यूनियंस जो होती हैं वो भी इवेंट्स ऑर्गेनाइज करवा सकती हैं, लेकिन उनका मेन फोकस इश्यूज को सॉल्व करना होता है। उनका मेन मकसद किसी चीज को प्रमोट करना नहीं होता या एकेडमिक्स की अवेयरनेस फैलाना नहीं होता। स्टूडेंट चैप्टर का मतलब होता है चीज को प्रमोट करना, स्किल डेवलपमेंट में काम करना और एकेडमिक्स के लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना। इन तीनों का डिफरेंशिएट यहाँ मैंने इसलिए ऐड किया है कि क्योंकि इन तीनों चीजों के अंदर एक चीज बड़ी कॉमन है और वो है वॉलंटियरिज्म। स्टूडेंट यूनियन, स्टूडेंट चैप्टर और एनजीओ, इन तीनों के अंदर आप वॉलंटियर कर सकते हो। तो ये इनका एक मेन फैक्टर है जिसको आप कंसीडर कर सकते हैं। तो ये तो हमारे पास कोर कॉन्सेप्ट हो गया। इफ वी मूव फॉरवर्ड, हमारे पास कुछ हिस्ट्री आती है कि हम जो स्टूडेंट चैप्टर सुनते हुए आ रहे हैं, आखिर ये ओरिजिनेट कहाँ से होता है, इसका बैकग्राउंड क्या है, कहाँ से ये स्टार्ट हुई, क्यों स्टार्ट हुई और क्या बैकग्राउंड था इसके स्टार्ट होने का। तो इन लेट 12th सेंचुरी इटली का एक शहर है बोलोनिया। तो बोलोनिया की एक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोनिया, वहां से इस चीज का आगाज हुआ था, यानी कि पहले स्टूडेंट चैप्टर का वहां से आगाज हुआ था। एज वी ऑल नो, ये लेट 12th सेंचुरी है, तो रोमन एंशियंट रोमन एम्पायर जो था उस वक्त वो खत्म हो चुका था और एंशियंट सिविलाइजेशन उस वक्त उभर के सामने आ रही थी। तो उस वक्त जो है वो बोलोनिया यूनिवर्सिटी स्टार्ट हुई थी। तो उस वक्त मुख्तलिफ कल्चर के स्टूडेंट्स वहां पर पार्टिसिपेट कर रहे थे, वहां पर इनरोल हो रहे थे, आ रहे थे और अपनी एजुकेशन को परस्यू कर रहे थे। तो जाहिर सी बात है, जब एक यूनिवर्सिटी में मुख्तलिफ कल्चर के लोग आएंगे, उनकी मुख्तलिफ डाइवर्सिटी होगी, उनकी लैंग्वेजेस मुख्तलिफ होगी, उनके कल्चर मुख्तलिफ होंगे, उनके रहन सहन बोल चाल के तरीके मुख्तलिफ होंगे, तो यहाँ पर कल्चर डाइवर्सिटी देखने को मिली। तो यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोनिया की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी, उन्होंने ये डिसीजन लिया कि हम बुर्सा अकेडमिया रम के नाम से एक स्टूडेंट चैप्टर लॉन्च करते हैं और इसका मकसद ये होगा कि हम स्टूडेंट को फैसिलिटेट कर सकें थ्रू एकेडमिक, थ्रू इंटेलेक्चुअल, थ्रू सोशल, थ्रू देयर राइट्स एंड ऑल दीज स्टफ्स। तो अगर हम बात करें कि ये क्यों बनाई गई बुर्सा अकेडमिया रम, तो कुछ इसके रीजंस की हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है एकेडमिक सपोर्ट। एकेडमिक सपोर्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था क्योंकि लोग मुख्तलिफ बैकग्राउंड से आ रहे थे, एकेडमिक्स में उनको प्रॉब्लम थी। तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया गया जहां पर वो अपने आइडियाज शेयर कर सकें, लोगों से इंटरेक्ट कर सकें और चीजों को आराम से सीख सकें। उसके बाद आता है म्यूचुअल असिस्टेंस। ये इसलिए इंपॉर्टेंट थी क्योंकि ऑब्वियसली जब मुख्तलिफ कल्चर के लोग वहां पर आएंगे या लोग इनरोल होंगे, तो उनको अकोमोडेशन भी चाहिए होगी, उनको अकोमोडेशन के साथ साथ उनको हेल्प भी चाहिए होगी स्टूडेंट्स की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। तो ये चीजें बहुत मैटर करती है, जिसमें हाउसिंग हो गई, जो है फाइनेंशियल हो गई। तो इन चीजों को टेक ओवर करने के लिए म्यूचुअल असिस्टेंट ये एक फैक्टर था जिसे उन लोगों ने कंसीडर किया स्टूडेंट चैप्टर की बुनियाद रखने के लिए। तीसरा फैक्टर हमारे पास आता है इंटेलेक्चुअल एक्सचेंज। इंटेलेक्चुअल एक्सचेंज का मतलब है कि जो लोग मुख्तलिफ कल्चर से वहां पे आ रहे हैं, उनके पास एक आइडियाज है, उनकी एक अलग फिलॉसफी है, उनका एक अलग ट्रेडिशन है। उसको एक्सचेंज करने के लिए, उसकी अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए इंटेलेक्चुअल एक्सचेंज प्रोग्राम रखा गया, जहाँ पर वो अपने आइडियाज को शेयर कर सकें, अपने ट्रेडिशन को बांट सकें और इन तमाम चीजों के ऊपर काम किया जा सके। फिर अगेन सोशल इंटरेक्शन के ऊपर बात की, ऐसे इवेंट्स करवाए गए जहाँ पर कम्युनिटी बिल्डिंग हो, जहाँ पर वही बात है कि कल्चरली और सोशली वो लोग इंटरेक्ट कर पाए दूसरे लोगों से। तो सोशल इंटरेक्शन में फिर मल्टीपल इवेंट्स उन लोगों ने ऑर्गेनाइज करवाए, जिसमें सेलिब्रेशंस हो गई, आपकी बर्थडे हो गई, फिर गैदरिंग्स हो गई, कम्युनिटी इवेंट्स हो गए, ये तमाम चीजें। फिर प्रिजर्वेशन ऑफ राइट्स। अल्टीमेटली जब बहुत से लोग एक जगह पर जमा होते हैं, तो वहाँ मुख्तलिफ रेसेस के लोग भी होते हैं, तो रेसिज्म समहाउ पाई जाती है ऐसे ऐसे मौकों के ऊपर। तो उस चीजों को टेक ओवर करने के लिए इन लोगों ने राइट्स के ऊपर भी काम किया कि हम नो डिस्क्रिमिनेशन वैल्यूज के ऊपर काम करें, यानी कि जो स्टूडेंट जिस भी कल्चर से यहाँ पर आ रहा है, जहां से भी आ रहा है, उसको किसी भी किस्म का रेसिज्म या डिस्क्रिमिनेशन फेस ना करनी पड़े। तो राइट्स के ऊपर भी उन लोगों ने बहुत काम किया। फिर वक्त गुजरता गया, एनरोलमेंट्स आती गई, उसमें डेवलपमेंट्स आती गई,
फिर वक्त के साथ साथ यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोनिया के अंदर कल्चरल इवेंट्स भी हुए, सोशल इवेंट्स भी हुए, चैरिटेबल इवेंट्स भी हुए। और अगर हम आज के दौर की मॉडर्न ग्लोबलाइजेशन की बात करें, जहाँ पर टेक्नोलॉजी बहुत अहम रोल अपना प्ले करती है, जहाँ मीडिया का एक बहुत सब्सटेंशियल इन्फ्लुएंस है, तो स्टूडेंट चैप्टर्स भी अपनी कोर वैल्यू यहाँ पर प्रेजेंट करते हैं। और अगर हम आज के दौर की बात करें, तो टाइप्स आती हैं हमारे पास कि किस तरह के स्टूडेंट चैप्टर्स एग्जिस्ट करते हैं। एक चीज यहाँ समझनी बहुत जरूरी है कि स्टूडेंट चैप्टर्स ज्यादा उस यूनिवर्सिटीज में होते हैं जहाँ पर कोर्सेज ज्यादा ऑफर किए जाते हैं। मिसाल के तौर पर आर्ट्स एंड कल्चर की जो यूनिवर्सिटीज होती हैं, जहाँ पर बहुत सारे कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं, जहाँ पर साइकोलॉजी, फिलोसफी, इस्लामियात, स्टडीज, तो ये रुझान देखा गया है कि उन यूनिवर्सिटीज के अंदर स्टूडेंट चैप्टर्स ज्यादा एग्जिस्ट करते हैं बनिस्बत इंजीनियरिंग या सिर्फ मेडिकल यूनिवर्सिटीज के। तो टाइप्स की अगर हम बात करें, तो पहले पे आता है हमारे पास एकेडमिक सोसाइटीज। इसका मतलब ये होता है कि जो एकेडमिक को प्रमोट करें, जो रिसर्च अपॉर्चुनिटीज जो है वो ऑफर करें, जिसमें आपके सेमिनार्स हो गए और वर्कशॉप्स हो गई, टोटल लिंक्ड विद एकेडमिक्स। इसकी मिसाल दाऊद यूनिवर्सिटी में हमारे पास IEEE है, आईकी है, IISE है। तो ये जो स्टूडेंट चैप्टर्स हैं, ये एकेडमिक सोसाइटीज हैं। उसके बाद आता है कल्चर एंड डाइवर्सिटी क्लब्स। इसका रुझान भी काफी देखा गया है कि जो यूनिवर्सिटीज में मुख्तलिफ कल्चर के लोग आते हैं, उनकी डाइवर्सिटी के लिए, उनके ट्रेडिशंस को प्रमोट करने के लिए कल्चर और डाइवर्सिटी क्लब्स किए जाते हैं। अच्छा, क्लब्स का यहाँ पर जो वर्ड है, क्लब्स स्टूडेंट चैप्टर्स या सोसाइटीज के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। उसके बाद आता है वॉलंटियर और सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको मैं इस तरह समझाऊंगा कि जो सोशल इश्यूज होते हैं, उनके खिलाफ आवाज उठाना। जैसे कोई ह्यूमैनिटेरियन कॉज हो गया, खुदा ना खास्ता कहीं कोई हादसा हो गया, या कोई ऐसा केस जो है वो सुनने में आया जो कि अनएक्सेप्टेबल है, तो उसके खिलाफ आवाज उठाना, उसकी अवेयरनेस देना, ये सब वॉलंटियर एंड सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर आ जाती है, ये तमाम चीजें। उसके बाद हमारे पास आता है इन्वायरमेंटल क्लब। इन्वायरमेंटल क्लब इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एज वी ऑल नो कि जो हमारी दुनिया है वो जो है क्लाइमेट चेंजेस और सस्टेनेबिलिटी के इश्यूज को फेस कर रही है। तो जो यूनिवर्सिटीज हैं ऑल अराउंड द वर्ल्ड, वो ये इनिशिएटिव लेना चाह रहे हैं कि हम हर यूनिवर्सिटी के अंदर इन्वायरमेंटल क्लब्स लॉन्च करें, ताकि वो अपनी एरिया के अंदर इसकी अवेयरनेस फैला सकें कि हमने प्लांटेशन ड्राइव करनी है, कि हमने इसके बारे में इवेंट्स करने हैं, हमने सोशल इवेंट्स करने हैं जहाँ पर हम इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट कर सकें। जैसे दाऊद यूनिवर्सिटी में हमारे पास एक मिसाल है कि ग्रीन यूथ मूवमेंट का इनिशिएट लिया गया था। उसकी सब डोमेन्स थी कि हम वाटर कंजर्वेशन के ऊपर काम करें, हम सोशियो इकोनॉमिक के ऊपर काम करें, हम इकोसिस्टम के ऊपर काम करें। तो एनवायरमेंटल क्लब्स का मकसद ये होता है। उसके बाद आती है डिबेटिंग एंड पब्लिक स्पीकिंग क्लब्स। इसका भी काफी ट्रेंड देखा गया है तमाम यूनिवर्सिटीज के अंदर, और इसके लिए हमें खास वर्ड इस्तेमाल करते हैं, लिटरेरी सोसाइटी। इसका मतलब ये होता है कि हम पोइट्री को प्रमोट करें या कम्युनिटी के अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर टारगेट करें स्टूडेंट्स की। तो ये डिबेटिंग पब्लिक स्पीकिंग क्लब उन चीजों को टारगेट करती है। फिर अगेन ह्यूमन राइट्स और सोशल जस्टिस के कुछ ग्रुप्स होते हैं हमारे पास जो कि कॉजेस के ऊपर काम करते हैं। फिर हेल्थ एंड वेलनेस क्लब्स हमारे पास होते हैं। ये वो स्टूडेंट चैप्टर्स हैं जिनका रुझान मेडिकल फील्ड के अंदर ज्यादा देखा गया है। तो हेल्थ एंड वेलनेस क्लब्स मेडिकल की फील्ड के अंदर ज्यादा एसोसिएट करते हैं। फिर आर्ट एंड क्रिएटिव सोसाइटीज बहुत अहम किरदार अदा करती हैं अपना स्टूडेंट्स की फन इंगेजिंग एक्टिविटीज के लिए। जैसे हम देखते हैं कि थिएटर्स का बड़ा रुझान है, कुछ यूनिवर्सिटीज के अंदर थिएटर क्लब्स जो है एक्टिविटीज करवा रही होती हैं, तो वो इन चीजों को टारगेट करती हैं। बट अगेन इसके लिए कोर्सेज ऑफर होने चाहिए उन चीजों के लिए, ताकि एक पर्टिकुलर सोसाइटी एक कोर्स के करिकुलम के साथ साथ चल सके। उसके बाद हमारे पास आता है स्टूडेंट गवर्नमेंट या एसोसिएशन। इनका मकसद ये होता है कि जो गवर्नमेंट का मैनिफेस्टो होता है, उस गवर्नमेंट के मैनिफेस्टो को स्टूडेंट्स तक पहुंचाना। जैसे मिसाल के तौर पर आपने सुना होगा कि यूके के अंदर जो है लेबर पार्टी बड़ी मशहूर है, और लेबर पार्टी की जो स्टूडेंट विंग है वो भी काफी मशहूर है यूनिवर्सिटीज के अंदर। अच्छा, स्टूडेंट गवर्नेंस के अंदर हम एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं, विंग। विंग जो है ये गवर्नमेंट एसोसिएशन को शो करता है। असल में जो विंग्स होते हैं ये इन चीजों को टारगेट करते हैं। जैसे हम देखते हैं पाकिस्तान के अंदर जो पीटीआई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसकी एक स्टूडेंट गवर्नेंस है ISF। इसी तरह मुख्तलिफ कंट्रीज के अंदर
उनकी गवर्नेंस के हिसाब से स्टूडेंट चैप्टर्स होते हैं। इनका काम होता है उस स्पेसिफिक पार्टी के मैनिफेस्टो को प्रमोट करना, तो ये चीज भी होती है। उसके बाद आता है रिलीजियस या स्पिरिचुअल ग्रुप्स, अगेन जो जो रिलीजन या स्पिरिचुअलिटी को प्रमोट करते हैं, वो ये स्टूडेंट चैप्टर्स होते हैं। फिर स्पोर्ट्स एंड रिक्रिएशन क्लब्स, जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं या जो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हैं स्टूडेंट्स के लिए कि वो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करें। उसके बाद आता है बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप क्लब्स। इसको समझना बहुत जरूरी है। पूरी दुनिया के अंदर एकेडमिक सोसाइटीज के बाद बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप क्लब्स एग्जिस्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि ये चीज मैटर करती है कॉर्पोरेट लाइजन के ऊपर। इनका मेन मकसद कॉर्पोरेट लाइजन को टैकल करना होता है। मिसाल के तौर पर इसमें बिजनेस आइडियाज के कॉम्पिटिशन्स होते हैं, फिर उन बिजनेस आइडियाज की इम्प्लीमेंटेशन की बात होती है, फिर कॉर्पोरेट जो हमारे पास मैनेजर्स होते हैं उनके सामने उन आइडियाज को पेश किया जाता है जिसकी जिसकी सूरत में हमें वहां से फंडिंग मिलती है। तो बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप कोरली फोकस करते हैं कॉर्पोरेट लाइजन के ऊपर। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करती है स्टूडेंट की डेवलपमेंट के अंदर। उसके बाद आती है फिलैंथ्रोपिक एंड चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन। इनका मकसद ये होता है कि ऐसे स्टूडेंट्स जो अपनी फीस अफोर्ड ना कर सकते हैं, या ऐसे स्टूडेंट्स जिनके साथ कोई प्रॉब्लम हो या कोई किसी किस्म की डिसेबिलिटी हो, तो उनको ये ऑर्गेनाइजेशन टारगेट करती है। इस तरह के स्टूडेंट चैप्टर टारगेट करते हैं ताकि उनके हल निकाले जाएं या उनको फैसिलिटेट किया जाए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हॉबी एंड स्पेशल इंटरेस्ट क्लब्स। ये भी एक तरह के स्टूडेंट चैप्टर्स होते हैं जो एक्टिविटीज को टारगेट करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर गेमिंग हो गई, या स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हो गई, या कोई कल्चरल इवेंट्स हो गए। तो ये हॉबी एंड स्पेशल इंटरेस्ट क्लब, ये इंडिविजुअल की हॉबी को और उसके इंटरेस्ट को देखते हुए इवेंट्स अरेंज किए जाते हैं। तो ये कुछ टाइप्स हैं स्टूडेंट चैप्टर्स की जो दुनिया भर में एग्जिस्ट करते हैं। पाकिस्तान के अंदर भी काफी इसके एग्जाम्पल्स जो है वो मौजूद हैं। और लाजमी नहीं कि सिर्फ यही इसकी एग्जाम्पल्स हो, हमारे पास और भी काफी सारे एग्जाम्पल्स हैं इसके। सो मूविंग फॉरवर्ड, बेनिफिट्स ऑफ स्टूडेंट चैप्टर्स। जो हमारा मेन टॉपिक है बेनिफिट्स ऑफ स्टूडेंट चैप्टर्स, इसकी हिस्ट्री और इसकी टाइप्स बताने का मकसद ये था कि स्टूडेंट को अवेयरनेस हो कि कहाँ से ये स्टार्ट हुई, क्या इनका मकसद था, और अगर हम किसी स्टूडेंट चैप्टर को लॉन्च करना चाहें या हम कुछ मजीद आगे काम करना चाहें तो हमारे पास कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज होंगी जिनको टारगेट करते हुए हम उन पे काम कर सकें। तो ये वो टाइप्स थी। अब हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट चैप्टर्स की, कि अगर एक स्टूडेंट सोसाइटीज में इन्वॉल्व है, वो एक्टिविटीज कर रहा है, तो आखिर उसको फायदा क्या होगा उससे। तो सबसे पहली चीज हमारे पास आती है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, जो कि मैं समझता हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसमें काफी सारे फैक्टर्स शामिल हो जाते हैं। इसका मतलब ये होता है कि आप लोगों से किस तरह इंटरेक्ट कर रहे हो, आप क्या सोच रहे हो, आपके क्या ओपिनियंस हैं दूसरों के बारे में, और अगर आपको एक टास्क मिले तो आप किस तरह से उसको ऑर्गेनाइज करते हो। ये तमाम चीजें ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में आ जाती हैं। इसमें सेल्फ ऑर्गेनाइजेशनल भी आ जाती है, इसमें कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशनल भी आ जाती हैं, और इसमें इंस्टीट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशनल भी आ जाती हैं। इसका मतलब ये होता है कि आपके अंदर वो ऐसी स्किल्स जो है वो डेवलप की जाएं, जो कि अगर आप कहीं जॉब के लिए जाएं या कोई आप बिजनेस अपना शुरू करें या कोई आप किसी इवेंट को मैनेज करें, वो तमाम स्किल्स आप में होनी चाहिए। आपकी थिंकिंग इसके अंदर शामिल है, आपकी इम्प्लीमेंटेशन इसमें शामिल है, आपकी लीडरशिप इसमें शामिल है, आपकी कोर मैनेजमेंट इसके अंदर शामिल है, आपकी डिसीजन मेकिंग स्किल्स इसके अंदर शामिल है कि अगर आपके पास एक प्रॉब्लम है तो आप किस तरह से उसका हल निकालते हो। ये तमाम चीजें आपकी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में आ जाती हैं। उसके बाद जो हमारे पास है एक सेंस ऑफ ओनरशिप, जो कि आई थिंक मैं समझता हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है एक इंडिविजुअल के लिए या एक स्टूडेंट के लिए। मिसाल के तौर पर जैसे हमारे पास स्टूडेंट चैप्टर्स के अंदर जो वर्किंग बॉडीज होती हैं, जैसे प्रेसिडेंट हो गया, वाइस प्रेसिडेंट हो गया, ये अपने काम को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं आगे आगे वर्किंग बॉडी के अंदर, फिर वो उस चीज को आगे लीड कर रहे होते हैं। तो सेंस ऑफ ओनरशिप का मतलब ये है कि जब आपको कोई एक टास्क मिला जाए जो कि आप जिसको आपने फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ पूरा करना है, तो आप उस चीज को ऑन कर रहे होते हो, यानी कि उसके जिम्मेदार आप ही हो। तो सेंस ऑफ ओनरशिप का फायदा इससे ये होता है कि जब एक टास्क आपको मिलता है, आप अपनी 100% एफर्ट्स उसके अंदर लगा देते हो। जिसका फायदा आपको ये होता है कि पास आउट होने के बाद जब आप जॉब पे जाते हो, तो जो आपको टारगेट्स मिलते हैं, आपको टास्क मिलते हैं, वो आप अपनी 100% एफर्ट्स के साथ मुकम्मल करते हो उसको। तो सेंस ऑफ ओनरशिप
इस लिहाज से बहुत फायदेमंद है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि मेरी नजर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। थर्ड, अगर हम बात करें सोशल नेटवर्किंग। अच्छा, नेटवर्किंग तो ठीक है, आप बोलोगे कि वैसे भी हमारी हो जाती है, हम लोगों से घुलते हैं, मिलते हैं, लेकिन एक चीज जो समझने वाली यहाँ पर ये है कि एक ऐसी स्टूडेंट सोसाइटी जहाँ पर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के लोग आपस में कोलैबोरेट कर रहे हैं, आपस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हमारे पास एक डिबेट का मुकाबला है, अब उसमें केमिकल का स्टूडेंट भी होगा, उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टूडेंट भी होगा, उसमें इंडस्ट्रियल का स्टूडेंट भी होगा। अल्दो वो तो एक दूसरे को नहीं जानते, लेकिन उनकी नेटवर्किंग बढ़ेगी इस इवेंट की सूरत में। तो अगेन ये उससे बेहतर है जो बंदा स्टूडेंट चैप्टर का हिस्सा नहीं है, ये उससे बेहतर है कि वो पार्टिसिपेट कर रहा है और अपनी इंटरेक्शन बढ़ा रहा है। तो इंटरेक्शन बढ़ाने का बहुत अच्छा फैक्टर सोशल नेटवर्किंग है। ये तो इवेंट्स की बात हो गई। इसी चीज को अगर हम कॉर्पोरेट की तरफ लेके जाएं, तो जो इवेंट्स हमारे पास होते हैं, जिसमें सेमिनार हो गए, वर्कशॉप्स हो गई, ट्रेनिंग्स हो गई, कॉम्पिटिशन्स हो गए, उसमें हम इनवाइट करते हैं कॉर्पोरेट सेक्टर के एम्प्लॉयज को कि आप आए हमारे पास, हमारा डिपार्टमेंट देखें, हमें लेक्चर दें, ये तमाम चीजें। तो अल्टीमेटली आप एक कनेक्शन डेवलप कर लेते हो उनके साथ, जो कि आपको बाद में जाके जॉब के लिए फायदा करती हैं, इंटर्नशिप्स के लिए आपके लिए फायदा करती हैं, इंडस्ट्रियल विजिट्स में काफी हेल्पफुल आपके होते हैं। तो स्टूडेंट चैप्टर में रहने के बाद सोशल नेटवर्किंग आपकी काफी इंप्रूव हो जाती है। उसके बाद आता है हमारे पास सेल्फ इंप्रूवमेंट। इसको मैं लास्ट में जो है वो डिस्कस करूंगा। पहले हम कॉन्फिडेंस के ऊपर बात कर लेते हैं। देखें, आप एक ऐसे ग्रुप के अंदर हैं जहां पर आपकी इंटरेक्शन इंडिविजुअल्स के साथ साथ प्रोफेशनल्स के साथ भी हो रही है। जैसे मिसाल के तौर पर हम दाऊद यूनिवर्सिटी की मिसाल ले लेते हैं। आप एक स्टूडेंट चैप्टर का हिस्सा हैं, लेकिन उसके अप्रूवल के लिए, इवेंट के अप्रूवल के लिए, किसी को इनवाइट करने के लिए आपने प्रोफेशनल के साथ इंटरेक्ट करना होगा। इवन वो वाइस चांसलर हो, प्रो वाइस चांसलर हो, डीन हो, या इवन चेयरपर्सन हो। तो अल्टीमेटली आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। जब उनसे आप बात करोगे, आप उनको डिस्कस करोगे, आप अपना आइडिया पिच करोगे, आप इवेंट के बारे में पिच करोगे, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस वाला फैक्टर बिल्डअप होगा, जिसका फायदा आपको यह होगा कि पास आउट होने के बाद भी जब आप जॉब के लिए कहीं अप्लाई करोगे, जब आपका इंटरव्यू होगा, जब आपसे क्वेश्चन आंसरिंग होगी, तो आप कॉन्फिडेंटली उनसे बात कर सकोगे, क्योंकि आपके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस वाला फैक्टर डेवलप हो चुका होगा। तो ये स्टूडेंट चैप्टर का एक बहुत अहम बेनिफिट है, जिसको मैं समझता हूँ कि हमें कंसीडर करना चाहिए। उसके बाद सेल्फ इंप्रूवमेंट की बात करते हैं। सेल्फ इंप्रूवमेंट, जैसे मैंने कहा कि भाई स्टूडेंट चैप्टर्स का मतलब होता है प्रमोट करना, स्टूडेंट डेवलपमेंट के ऊपर काम करना और इम्प्रूवमेंट्स के ऊपर काम करना। तो अल्टीमेटली जब आप एक कोर्स में एनरोल हो, इवन वो केमिकल इंजीनियरिंग हो या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग हो, तो स्टूडेंट चैप्टर्स उसी के रिगार्डिंग इवेंट्स ऑर्गेनाइज करवाएंगे। जैसे कोई सेमिनार हो गया, वर्कशॉप हो गई, तो अल्टीमेटली आपके अंदर इंप्रूवमेंट आएगी। फिर कोई ऐसे ऐसे इवेंट्स जो कि एकेडमिक्स से आपके हटके हैं, जो सोशल इवेंट्स हैं या कोई इन्वायरमेंटल इवेंट्स हैं, तो उसके अंदर भी आपको बहुत फायदा होगा। तो सेल्फ इंप्रूवमेंट यहाँ पर एक अल्टीमेट फैक्टर है जो कि कंसीडर किया जाता है बेनिफिट्स ऑफ स्टूडेंट चैप्टर्स के। सो मेरे अकॉर्डिंग तो ये 5 कोर बेनिफिट्स थे। मजीद बेनिफिट्स भी होते हैं जिनको हम कवर कर सकते हैं बाकी, लेकिन जो मैं एक चीज मैं समझता हूँ कि इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं अपना। अच्छा, तो हम बेनिफिट्स की बात कर रहे थे। ये वो तमाम बेनिफिट्स हैं जो स्टूडेंट्स को मिल सकते हैं जब वो स्टूडेंट चैप्टर का हिस्सा होंगे। लेकिन अगर हम कुछ वैल्यूएबल गेन्स की बात करें, जो कि मैं समझता हूं कि वो उन बेनिफिट्स से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं स्टूडेंट्स के लिए, थोड़ा उसकी अगर हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है डाइवर्सिटी एंड टॉलरेंस। इसको समझना बहुत जरूरी है। देखें, जब हम किसी यूनिवर्सिटी में दाखिला लेते हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा कि वहां पर मुख्तलिफ कल्चर के लोग आते हैं, तो ऑब्वियसली वहां पे मुख्तलिफ डाइवर्सिटी भी होगी। तो एक स्टीरियोटाइप बना हुआ है हमारे दिमाग के अंदर के फला फला ट्रेडिशन के लोग ऐसे होते हैं, फला रेस के लोग ऐसे होते हैं। तो ये एक स्टीरियोटाइप इंसान के दिमाग में बना हुआ होता है। तो अल्टीमेटली जब वो स्टूडेंट चैप्टर का हिस्सा बनता है, फिर वो लोगों से इंटरेक्ट करता है, तो उसके थॉट प्रोसेस के अंदर इजाफा होता है। थॉट प्रोसेस से मुराद ये कि उसको मौका मिलता है कि वो दूसरे कल्चर के लोगों के साथ इंटरेक्ट करे। तो जब वो दूसरे लोगों के साथ इंटरेक्ट करता है, तो अल्टीमेटली उसके दिल में काइंडनेस वाला फैक्टर डेवलप होता है कि भाई जो मैंने स्टीरियोटाइप बनाए हुए थे उनको मैंने सुना था,
ये चीज उससे हटकर है, ये चीज उससे हटकर है और लोग इससे काफी इम्पैक्ट होते हैं। तो डाइवर्सिटी एंड टॉलरेंस बड़ा अहम किरदार अदा करता है। फिर अल्टीमेटली जब वो उन लोगों से इंटरेक्ट करेगा, उसमें काइंडनेस का फैक्टर डेवलप होगा, तो आगे जाकर जब वो पास आउट होगा तो ये चीज बहुत फायदेमंद देगी उसके लिए, क्योंकि वो हमारी सोसाइटी के अंदर एक रोल प्ले करेगा पॉजिटिविटी को दिखाने का। तो स्टूडेंट चैप्टर का ये बड़ा अहम फायदा है कि आपको मुख्तलिफ कल्चर के लोगों के साथ इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है। जब आप इंटरेक्ट करते हैं, आपके दिमाग के दरीचे खुलते हैं, आपकी थॉट प्रोसेस में इजाफा होता है, तो अल्टीमेटली आप अपना पॉजिटिव रोल प्ले करते हो सोसाइटी के अंदर। फिर दूसरा हमारे पास आता है सोशियो इकोनॉमिक कंसर्न। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हमारे मुआशरे के अंदर बहुत से ऐसे प्रॉब्लम्स हैं कि जिनको टारगेट करना बहुत जरूरी है, जिनको सॉल्व करना चाहिए, भले वो उसमें अपने गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले या इंडिविजुअल खुद इनिशिएटिव लें, लेकिन इन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस निकलने चाहिए। तो जब स्टूडेंट चैप्टर्स ऐसे इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं कि जहां पर इन चीजों के ऊपर बात की जाए और एक इंडिविजुअल स्टूडेंट उनको सुनता है, तो उसकी जो क्रिटिकल थिंकिंग है उसमें इजाफा होता है। जैसे मिसाल के तौर पर हमारे पास एक इन्वायरमेंटल कंसर्न बहुत अहम है। हमारे कराची शहर के अंदर जो है वो पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, नॉइस पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, टॉलरेंस इनटॉलरेंस बहुत है, ये हमारे पास सोशल इशू है। तो जब इन चीजों के ऊपर बात, तो अल्टीमेटली जो सुनने वाला है उसके भी दिमाग के दरीचे खुलेंगे, वो मजीद चीजों पर ध्यान देगा और उनको अच्छी तरह सुनेगा, जिसका फायदा ये होगा कि वो अपने थॉट प्रोसेस को यूटिलाइज कर सकेगा। जब वो आगे जॉब करेगा या कोई डिसीजन मेकिंग की बात आएगी, तो वो उन चीजों को इस्तेमाल करेगा जो उसने सीखी होंगी। तो लॉन्ग टर्म के अंदर सोशो इकोनॉमिक कंसर्न बहुत अहम रोल प्ले करता है एक इंडिविजुअल की लाइफ के अंदर, अगर वो एक स्टूडेंट चैप्टर का हिस्सा है तो। देन मूव फॉरवर्ड हमारे पास आता है सब्सटेंशियल इन्फ्लुएंस। इसकी मिसाल आप इस तरह समझ लें कि आप स्टूडेंट चैप्टर का हिस्सा रहे अपने 4 साल की यूनिवर्सिटी के अंदर। स्टार्टिंग में आपने वॉलंटियरिंग करी, आपने आपने चीजों को वॉलंटियर किया, उसके बाद जाकर आप ऑर्गेनाइजर्स तक बन गए। तो इस पूरे प्रोसेस के अंदर आपने चीजों को ऑर्गेनाइज भी करा, आपने इंटरेक्ट भी करा, आपने थॉट प्रोसेस भी अपना इस्तेमाल किया, आपने फाइनेंसेस भी देखी, ये तमाम चीजें। तो कोई ऐसी चीज इसमें हो जाती है जो कि लॉन्ग टर्म इंसान याद रखता है। मतलब मिसाल के तौर पर आप किसी फैकल्टी के लिए, किसी टीचर के लिए, किसी एडमिन के इंडिविजुअल के लिए या किसी दोस्तों के लिए ऐसी खैर का सबब बन जाते हैं जो वो हमेशा के लिए याद रखता है। जब वो हमेशा के लिए उस चीज को याद रखता है, तो उसके उसके दिल से आपके लिए दुआएं निकलती हैं। तो ये आप अपना एक इन्फ्लुएंस छोड़ देते हो दूसरे पर्सन के ऊपर, अपनी भलाई आप जाहिर करते हो। तो ये सब्सटेंशियल इन्फ्लुएंस लॉन्ग टर्म में उसको बहुत फायदा देता है कि जब वो पास आउट भी हो जाए, उसको अच्छे अल्फाजों में याद रखा जाए कि भाई फलां स्टूडेंट ने हमारी इस चीज में हेल्प की थी, क्योंकि आज तक हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। तो ये फैक्टर बहुत अहम किरदार अपना अदा करता है वैल्यूएबल गेम्स के अंदर, जो कि खास इम्पैक्ट होता है स्टूडेंट के ऊपर। उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मोमेंट्स टू रिमेंबर। अच्छा, मोमेंट्स टू रिमेंबर का मतलब ये होता है कि एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट है जो किसी स्टूडेंट चैप्टर का हिस्सा नहीं है, और एक वो स्टूडेंट है जो इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज कर रहा है, जो लोगों से इंटरेक्ट भी कर रहा है, जो वॉलंटियरिंग भी कर रहा है, जो ऑर्गेनाइजेशन भी कर रहा है, वो तमाम चीजें वो कर रहा है। तो जब वो पास आउट होगा, उसके पास बहुत कुछ होगा याद रखने के लिए। तो अल्टीमेटली स्ट्रेस के मौके पे, एंजाइटी जब उसको हुआ करेगी, तो वो उन अच्छे लम्हात को याद रख सकता है जो उसने अपनी 4 साल की यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो देखी थी या सीखी थी। ये कोई ऐसी गैदरिंग भी होगी जो यूनिवर्सिटी के बाद में आपके दोस्तों की होती है, टीचर्स के साथ होती है, तो आपके पास एक वैल्यूएबल मोमेंट्स होंगे उनको याद रखने के लिए। तो ये इसलिए बहुत अहम किरदार अपना अदा करता है मोमेंट्स टू रिमेंबर के अंदर। तो बेनिफिट्स की हमने बात कर ली कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर्स में होते हैं, सोशल नेटवर्किंग होती है, सेंस ऑफ ओनरशिप होती है, सेल्फ इंप्रूवमेंट होती है, कॉन्फिडेंस वाला फैक्टर होता है। उसके बाद वैल्यूएबल गेम्स की हमने बात करी कि डाइवर्सिटी टॉलरेंस होता है, मुख्तलिफ लोगों के साथ आप इंटरेक्ट करते हो, आपकी सोचने की सलाहियत में इजाफा होता है, आप सोसाइटी के अंदर पॉजिटिविटी दिखाते हो अपनी। उसके बाद सोशियो इकोनॉमिक कंसर्न मैंने दिखाया कि आप मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स को जब देखते हो तो आप खुद भी सोचने पर मजबूर हो जाते हो कि क्या अपनी जात से मैं क्या बेहतरी इसके अंदर ला सकता हूँ। उसके बाद सब्सटेंशियल इन्फ्लुएंस की हमने बात करी कि आपकी
कि कोई अच्छी आदत आपके लिए लॉन्ग टर्म खैर का बाइस बन सकती है। उसके बाद मैंने कहा मोमेंट्स टू रिमेंबर, कि भाई जब आप पास आउट हो गए, आपके पास थाउजेंड्स ऑफ मेमोरीज होंगी उनको याद रखने के लिए, उन पर बात करने के लिए। तो वो आपके लिए बहुत खैर का सबब बनेगा जब आप स्ट्रेस में या एंजाइटी में होंगे। तो मैं समझता हूँ ये हमारे पास कुछ वैल्यूएबल गेन्स हैं जो कि एक स्टूडेंट्स के ऊपर इम्पैक्ट डाल सकते हैं अगर वो स्टूडेंट चैप्टर का हिस्सा हैं। अगेन देयर आर अ लॉट मोर, इसके अलावा मजीद भी हो सकते हैं, बट एज पर माय रिसर्च दीज आर द मेन कंसर्न्स। तो यहाँ पर मैं सेशन को एंड करना चाहूंगा। कोई ऐसी चीज जो आप समझते हैं कि आपकी समझ में ना आई हो या उसको मजीद एक्सप्लेन करना चाहिए तो प्लीज लेट मी नो। Sorry for interrupting, but I would like to advise all the participants to kindly fill the feedback form, as the certificates would only be provided to those who has filled it. Thank you. यस प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुइज़ भाई क्या हाल है, ठीक हो, खैरियत से हो? जी अल्लाह का बड़ा करम है, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मुइज़ भाई, मेरा ये सवाल था कि मतलब चीज़ों को तो आपने माशाल्लाह से काफ़ी बेहतरीन तरीके से डिफ़ाइन किया, लेकिन प्रॉब्लम हमारी ये होती है ना कि हम कोशिश तो करते हैं कि हम सोसाइटीज़ में अपनी इन्वॉल्वमेंट अच्छी खासी रखें और हमारी इंटरेक्शन अच्छा हो। ये तो एक डिज़ायर होता है, लेकिन हम एक्चुअल में नहीं कर पा रहे थे क्योंकि कुछ स्टडी होती है जो हमें मतलब ये कि मतलब वो करने नहीं देती, और बाकी भी एक्टिविटीज़ होती है जैसे मतलब कोई इंटर्नशिप्स वगैरह हो गई या बाकी चीज़ें हो गई, ठीक है, जिसकी वजह से जो है ना हम वो इंटरेक्शन नहीं कर पा रहे होते। तो कैसे हम इन चीज़ों को मैनेज करें? ये बहुत अच्छा सवाल आपने करा है और मैं समझता हूँ कि इसको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं खुद भी इस स्टेज से गुजरा हूँ। मुझे अंदाज़ा है बिल्कुल कि स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो प्रॉब्लम्स मैंने खुद भी फेस की हैं। देखें, दुनिया भर के अंदर जितने भी स्टूडेंट चैप्टर्स होते हैं उनको एडमिनिस्ट्रेशन सपोर्ट करती है, यानी कि उनके लिए अपॉर्चुनिटीज वो खुद प्रोवाइड करते हैं कि अगर एक स्टूडेंट इंटर्नशिप कर रहा है तो उसको एकेडमिक्स के अंदर प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर हिसाब किताब उल्टा है। यहाँ पर हमें ये देखने को मिलता है कि भाई आप उनकी परमिशन के बगैर इंटर्नशिप नहीं कर सकते, या तो आपको थर्ड ईयर में होने चाहिए या तो आप फाइनल ईयर में होने चाहिए हो, तब जाके आप इंटर्नशिप कर सकते हो। तो स्टूडेंट के लिए वर्क लाइफ बैलेंस काफी मुश्किल हो जाती है, भले वो स्टूडेंट चैप्टर में हो या ना हो, भले वो ऑर्डिनरी स्टूडेंट भी हो। तो ये चीज तो प्रॉब्लम होती है। इसमें मैं ये कह सकता हूँ कि आप स्टूडेंट एक्टिविटीज में अगर इन्वॉल्व हो तो कोशिश ये करो कि आपकी एकेडमिक्स उससे इम्पैक्ट ना हो। आप एकेडमिक्स को भी उतना ही टाइम दो कि जितना आप स्टूडेंट चैप्टर को टाइम दो, ताकि वर्क लाइफ बैलेंस आपका यहाँ पर बराबर रहे, आपके एकेडमिक्स भी स्ट्रांग रहें और आप स्टूडेंट चैप्टर के साथ साथ अपनी प्रोफेशनल डेवलपमेंट के अंदर भी काम कर सकें। तो बैलेंस यहाँ पर बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मेरा ये सवाल था, ये जो आपने चीज़ें एक्सप्लेन की, हम इसको दाऊद में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? क्योंकि आपने बहुत आइडियलिस्टिकली बातें की हैं ये सारी, मतलब आपने बहुत अच्छा समझाया, बहुत अच्छी प्रेज़ेंटेशन थी, लेकिन बहुत आइडियलिस्टिक नहीं थी। क्योंकि दाऊद का अगर हम सारा एनवायरनमेंट देखें तो आप जानते हैं। देखें, इसमें एक चीज को समझना बहुत जरूरी है। जैसे चलो हम दाऊद की ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। आज से 10 साल पहले दाऊद क्या थी और 10 साल बाद दाऊद क्या है। 10 साल पहले तो इस तरह के ना तो सेशंस हुआ करते थे, ना इस तरह की बोलने की आज़ादी हुआ करती थी स्टूडेंट्स को, ना इस तरह वो लोग कोलैबोरेट कर सकते थे आपस में। 10 साल पहले या 20 साल पहले का माहौल तो कुछ और ही था। तो ये जो चेंज आया है, इस चेंज में किसका हाथ है? इस चेंज में हाथ स्टूडेंट चैप्टर्स का ही है कि वो इस चेंज को लेकर आए। अब
इंटर्नशिप में स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम नहीं होता, जॉब के लिए प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन स्टिल जो लोग पुराने यहाँ के ग्रेजुएट हैं उनकी करदा गलतियों की वजह से आज के स्टूडेंट्स भी उस चीज को फेस कर रहे होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको एक रियलिस्टिक बात करूं कि कुछ पेरेंट्स आज भी ऐसे हैं कि वो अपने बच्चों को एडमिशन के लिए यहाँ पे डरते हैं कि भैया एडमिशन तो यहाँ पे दिलवा देंगे, वहाँ का माहौल पता नहीं कैसा हो, पता नहीं वहाँ हमारा बच्चा सही तरह पढ़ पाएगा नहीं पढ़ पाएगा, लेकिन दे डोंट नो कि माहौल अब चेंज हो चुका है और इसमें स्टूडेंट चैप्टर्स का अहम किरदार है। तो ये गलती है। फिर जहां तक आपने बात करी कि हम इसको इम्प्लीमेंट कैसे करें, तो देखें हर चीज इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती। जैसे मैंने कहा था कि ज्यादा स्टूडेंट चैप्टर्स उन यूनिवर्सिटीज में होते हैं जहाँ पे कोर्सेज ज्यादा ऑफर किए जाते हैं। अब हमारे पास दाऊद यूनिवर्सिटी में ना तो कोई आर्ट्स का सब्जेक्ट है, ना तो कोई साइकोलॉजी, ना फिलोसफी, ना कोई मेडिकल का सब्जेक्ट है, तो ये हमारे पास चॉइसेस कम हो गई इनके पास। लेकिन अगेन जैसे आप लोग कोलैबोरेशन कर रहे हैं, जैसे मैंने देखा था कि IEEE ने एक बहुत बड़ा इवेंट जो है अभी करवाया था रिसेंटली, उसमें सबके साथ उसने कोलैबोरेशन की थी। अभी ये वेबिनार का सिलसिला आप लोग चला रहे हैं, इसमें IISc भी आपके साथ है, IISc भी साथ है, तो ये एक बहुत अच्छा जेस्चर है। इसी तरह अगर हम इसको आगे लेके चलेंगे तो हम मजीद इस चीज में एक्सेल कर सकते हैं। फिर अगेन एक इशू ये भी आता है कि जो दाऊद की मैनेजमेंट है वो उस तरह की सपोर्ट हमें नहीं मिल पाती जो हमें मिलनी चाहिए, जो कि बाकी यूनिवर्सिटीज को मिलती है, पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान से बाहर भी। तो ये एक ड्रॉबैक बन सकता है। हल इसका ये है कि जैसे आप लोग मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स मिलकर काम कर रहे हैं, आप ऐसे आइडियाज के ऊपर काम करें जो कि आज से पहले दाऊद में नहीं हुए या आप समझते हैं कि दाऊद में होने चाहिए। जैसे कोई स्पोर्ट्स का इवेंट है, अब हमारे पास कोई स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज तो नहीं है, हालांकि डिपार्टमेंट हमारे पास है, उसकी डायरेक्टरी है, लेकिन कोई स्पोर्ट्स की बात नहीं करता और ना कोई स्पोर्ट्स का स्टूडेंट चैप्टर है हमारे पास। इस चीजों के ऊपर हम काम कर सकते हैं। फिर आप ट्रेंड देखें, अभी ट्रेंड आपने देखा कि AI ब्लॉकचेन का दौर चल रहा है, ई-कॉमर्स का दौर चल रहा है, लोग ऑनलाइन शॉपिंग करना प्रेफर कर रहे हैं, जो ऑनलाइन डिलीवरी होती है वो ड्रोन के थ्रू अब हो रही है, लोग शॉपिंग कम कर रहे हैं। तो कोई ऐसी एक्टिविटी कर लें जिनमें इन चीजों को टारगेट किया जा सके, जिससे एंटरप्रेन्योरशिप के आइडियाज डेवलप हों। तो हमने अपनी कोर प्रेजेंस से थोड़ा बाहर निकल के सोचना पड़ेगा। जब हम सोचेंगे तो अल्टीमेटली हम न्यू आइडियाज को डिस्कवर करेंगे। जब न्यू आइडियाज डिस्कवर होंगे, उनको हम पिच करेंगे, वो अप्रूव होगी, तो अल्टीमेटली जो चेंज 10 सालों में आया है वो चेंज हम 1 साल के अंदर मजीद लेके आ सकते हैं। तो इन चीजों को हमने देखना होगा। प्लस एक पॉइंट मैं इसके अंदर ये ऐड करूंगा, जो बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड हो गई, या यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज हो गई, या मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हो गया, आप इनके स्टूडेंट चैप्टर्स को देखें एक बार कि ये किन चीजों के ऊपर काम कर रहे हैं, वहां से आपको आइडियाज मिलेंगे। आप इन चीजों के ऊपर काम करें जहां स्टूडेंट अपना इंटरेस्ट शो करे, तो ये आपको काफी आइडियाज मिलेंगे इसके अंदर। Do we have next question, please? Yes, anybody else? Do you have any other questions? Before we wrap up today's heartfelt gratitude to our esteemed guest speaker, Abdul Muhsin. Your insights and expertise have added immense value to our knowledge and your creative time and to all our participants. Thank you for joining us and your active engagement. Please keep an eye out for our upcoming webinars and events. Have a wonderful day. Thank you.